हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी मीन्स मॉर्फो माने होता है स्ट्रक्चर, फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं आकृति। एंड लॉजी मीन्स स्टडी। स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एनिमल्स और प्लांट में जो स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसको मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर एक प्लांट को देखें तो प्लांट में दो पार्ट हमें बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। पहला पार्ट वो है जो कि जमीन के नीचे रहता है, इसको रूट बोलते हैं। ये हो गया रूट। और जो भाग जमीन से ऊपर रहता है इसको बोलते हैं शूट। ये इन दोनों पार्ट्स की ओरिजिन अलग अलग होती है। मतलब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक सीड का। ये एक सीड है, इस तरीके से ये एक सीड है और ये डाइकॉट सीड है, चने का बीज मान लो इसको। जब हमने इसको खोला तो इसमें दो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। एक तो दिखाई पड़ेंगे दो कॉटिलेडन्स इस तरीके से, और बीच में ये दिखाई पड़ेगा एम्ब्रियो। ये दोनों हो गए कॉटिलेडन्स। और ये हो गया बीच में एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं। एक पोल पर है रेडिकल और दूसरे वाले पोल पर इस वाले पार्ट को कहा जाता है प्लिम्यूल। रेडिकल से रूट पैदा होती है और प्लिम्यूल से शूट पैदा होता है। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों पार्ट्स की, रूट और शूट की ओरिजिन अलग अलग है। एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट से पैदा होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट की और स्टेम की और इनके मॉडिफिकेशन की। बाकी के पार्ट्स को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। रूट को अगर हम देखें तो रूट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। अगर इसको क्लासीफाई करें, पूरे रूट को क्लासीफाई करें तो दो बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, ऐसी रूट जिसकी ओरिजिन रेडिकल से हुई है। जैसे मैंने बताया कि रेडिकल से ओरिजिन होती है रूट की, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल से पैदा नहीं होती हैं। तो यहाँ पे रूट हो गई दो तरीके की। एक प्रकार की वो रूट हो गई जो कि रेडिकल से पैदा होती है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। और दूसरे तरीके की रूट वो हो गई जो कि रेडिकल से पैदा ना हो, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। रेडिकल से पैदा होने वाली रूट्स दो तरीके की होती हैं। एक को बोलते हैं टैप रूट और दूसरे को बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, टैप रूट डाइकॉट में पाई जाएगी और फाइब्रस रूट मोनोकॉट में पाई जाएगी। देखिए आगे हम बताएंगे। वो रूट जो कि रेडिकल से नहीं पैदा होती है, प्लांट के दूसरे पार्ट से पैदा होती है, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये हो गया एडवेंटिशियस रूट। तो ये तीन तरीके की रूट हो गई। पहला हो गया टैप रूट, दूसरा हो गया फाइब्रस रूट और तीसरा हो गया एडवेंटिशियस रूट। पहले बात करने वाले हम टैप रूट के बारे में। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स में पाया जाता है और ये मान लेते हैं सॉइल है
सॉइल की लेयर है, ये स्टेम है और स्टेम में ये बड़ी सी निकल रही है रेडिकल से प्राइमरी रूट। सबसे पहले निकलने वाली रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट। इसी प्राइमरी रूट से निकल रही हैं दूसरी रूट्स जिसको कि बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ये हो गई सेकेंडरी रूट्स। और सेकेंडरी रूट से भी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं जिनको बोलते हैं टर्शरी रूट्स। तो ये जो बड़ी रूट है इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से निकल रही है सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से निकल रही है टर्शरी रूट, टर्शरी रूट्स। प्राइमरी रूट के लास्ट में रूट कैप होता है। ये रूट कैप ग्रोइंग रीजन के ऊपर होता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये टैप रूट सिस्टम है और ये टैप रूट पाई जाती है केवल डाइकॉट प्लांट्स में। डाइकॉट प्लांट्स में ही ये रूट सिस्टम पाया जाता है। दूसरे प्रकार का रूट सिस्टम है जिसको कि बोलते हैं फाइब्रस रूट। दूसरे तरीके की रूट हो गई फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में क्या है, ये हो गया स्टेम, ये हो गई सॉइल लेयर। प्राइमरी रूट निकलेगी लेकिन बहुत कम समय के लिए, और यहाँ से धागे जैसी जड़ें निकलती हैं, इसलिए इसका नाम है फाइब्रस रूट। फाइबर मतलब धागा होता है। तो स्टेम से धागे जैसी रूट्स निकलती हैं और इनकी ओरिजिन भी अलग अलग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ओरिजिन है, जबकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग रूट्स की अलग अलग ओरिजिन है। ये रूट सिस्टम मोनोकॉट प्लांट में ही पाया जाता है। मोनोकॉट प्लांट्स में ये सिस्टम पाया जाता है। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक तो बात यह है ओरिजिन में डिफरेंस है। दूसरी चीज़, टैप रूट सिस्टम सॉइल में गहराई तक जाती हैं जबकि ये फाइब्रस रूट सिस्टम गहराई में नहीं जाती हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट इस तरीके से डिवीज़न होता है, जबकि फाइब्रस रूट में इस तरीके का कोई भी डिवीज़न नहीं पाया जाता है। अगला है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में कि ये रूट रेडिकल से ऑरिजिनेट नहीं होती हैं बल्कि प्लांट के पार्ट से दूसरे पार्ट से इनकी ओरिजिन होती है, जबकि टैप रूट और फाइब्रस रूट की ओरिजिन हमेशा ही रेडिकल से होती है। मुख्य काम पौधों को सहारा देना होता है। जैसे कि मान लें कि ये एक बरगद का पेड़ है, इस तरीके से मोटा तना होता है और ये एक बरगद का पेड़ है। ये इसकी निकल रही हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस भी इसकी काफ़ी मोटी होती हैं। इन ब्रांचेस से ऐसे लटकती हुई कभी रूट्स देखी होंगी, तो उन्हीं को एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ये रूट्स जाकर के ज़मीन में लग जाती हैं, वहाँ से फिर बाद में न्यूट्रिशन लेने लगती हैं और इनकी मोटाई भी काफ़ी फिर बढ़ जाती है और इस तरीके से मोटी काफ़ी हो जाती हैं और ये पौधे को सहारा देती हैं, क्योंकि इसकी डाल, बरगद की डाल फिर काफ़ी मोटी हो जाती है और ये रूट्स पौधे को सपोर्ट देती हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं गन्ने का, मक्के का, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो ये गन्ना है, यहाँ से ये नोड्स हैं और इन नोड्स से निकल रही है इस तरीके से रूट्स, ऐसे करके रूट्स निकलती हैं, ऐसे करके। तो ये जो रूट्स निकल रही हैं इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये यहाँ से ऐसे निकलेगी, इस तरीके से नोड से निकलेगी, ऐसे करके तो गई एडवेंटिशियस रूट। काम पौधे को सहारा देना। आगे बात करेंगे
रीजन ऑफ रूट्स, कौन कौन से क्षेत्र रूट्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से रीजन एक रूट में पाए जाते हैं। तो ये डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये सबसे नीचे रूट कैप होती है। रूट कैप वो रीजन है जो कि ग्रोइंग रीजन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे रूट सॉइल में बढ़ती है वैसे सॉइल पार्टिकल्स की रगड़ से मेरिस्टेमेटिक जोन को बचाने का काम ये रूट कैप करती है। इसके ऊपर आता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि ग्रोइंग रीजन, तो ये ग्रोइंग रीजन है, यहाँ पर डिवीजन होता है सेल्स में और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनमें डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद सेल लंबाई में बढ़ जाती है। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल्स या जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो गोल होती हैं, इनमें साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं, सेल वॉल पतली होती है। जबकि जोन ऑफ इलॉन्गेशन जो कि इसके ठीक ऊपर है, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो सेल है ये इलॉन्गेट हो जाएगी यानी लंबी हो जाएगी इस तरीके से, और जोन ऑफ इलॉन्गेशन में सेल्स इस तरीके से पाई जाएंगी, लंबी लंबी सेल्स पाई जाएंगी। तो ये हो गया जोन ऑफ इलॉन्गेशन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई और ये सेल्स अपनी लंबाई में बढ़ गईं। इसके ऊपर जो रीजन है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। ये मैच्योरेशन जोन वो जोन होता है जहाँ से रूट हेयर्स निकलते हैं। ये जो हेयर लाइक प्रोसेस निकल रहे हैं इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स सॉइल से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट में पहुंचाते हैं और बाद में रूट ऊपर शूट सिस्टम को पहुंचाती है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हो गए। सबसे नीचे होता है रूट कैप, उसके ऊपर होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे लगातार डिवीजन चलता है, और इसके ऊपर होता है जोन ऑफ इलॉन्गेशन, यहाँ पे सेल्स लंबाई में बढ़ जाती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में आ जाती हैं, और इसके ऊपर होता है मैच्योरेशन जोन जहाँ पर सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, जहाँ पर डिवीजन नहीं होता है और जहाँ से रूट हेयर्स निकलते हैं। इस रीजन को बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। रूट्स का मुख्य काम एब्जॉर्प्शन होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना और प्लांट बॉडी में पहुंचाना, ये हो गया रूट का काम। लेकिन रूट इसके अलावा भी और भी काम करती है जिसकी की वजह से वो अपने आप को मॉडिफाई करती है। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है, किन वजहों से मॉडिफिकेशन होता है? तो सबसे पहली वजह है फूड को स्टोर करना। फूड को स्टोर करने की वजह से रूट्स फ्लैशी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। दूसरा है प्लांट्स को सपोर्ट करना, जैसा कि हमने पहले एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में बताया था, यहाँ पर फिर वही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सपोर्ट करती हैं। तीसरा है इसका स्पेशल फंक्शन, जैसे कि रेस्पिरेशन वगैरह राइजोफोरा में होता है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड को स्टोर करने की वजह से ये फ्लैशी हो जाती है, मोटी हो जाती है। एग्जाम्पल ले लो, ये है कैरेट, ये हो गई रूट मोटी हो गई, और इस तरीके से ऐसे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स भी छोटी छोटी हो जाती हैं। इसके ऊपर स्टेम बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है और ऊपर से यहाँ से पत्तियाँ इस तरीके से निकली हुई होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, गाजर में है, मूली में है, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और ये शलजम वगैरह में भी देख सकते हैं। ये टैप रूट होती है, मुख्य रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है, जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर किए हुए होती है। इसी तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो, शकरकंद, वो भी फ्लैशी हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और अपने अंदर फूड को स्टोर करती है। दूसरी चीज़ है सपोर्ट। एडवेंटिशियस रूट के सेक्शन में मैंने बताया था कि रूट्स पौधे के डिफरेंट पार्ट से निकलती हैं और ये सहारा देने के लिए होती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स को भी यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रॉप रूट, जैसे एग्जांपल दिया था बरगद का, ये बरगद है,
और इससे ये ब्रांच निकल रही है, इस तरीके से ऐसे ब्रांच निकल रही है, ये सॉइल हो गई, और यहाँ से ये रूट्स निकल रही हैं। तो ये जो रूट निकल रही हैं, जो सहारा दे रही हैं, इन रूट्स को बोलते हैं प्रॉप रूट, है एडवेंटिशियस रूट, लेकिन उन एडवेंटिशियस रूट में इसको बोलते हैं प्रॉप। दूसरा जो एग्जाम्पल एक और मैंने दिया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था गन्ने का या मक्के का, इसमें इस तरीके से रूट्स निकलती हैं, इनके नोड से, लोअर नोड से निकलती हैं, अपर नोड से नहीं निकलती, लोअर नोड से इस तरीके से रूट ये निकलेंगी, रूट्स निकलेंगी, और ये भी सहारा देने का ही काम करती है, लेकिन इनका नाम दूसरा होता है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। तो ये हुआ मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए। तीसरा स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन हम एक केस ले सकते हैं राइजोफोरा का। राइजोफोरा एक ऐसा पौधा है जो कि दलदल में पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है। अब जैसे ये पौधा हुआ, ये राइजोफोरा हुआ, और ये इसकी रूट्स हुई, यहाँ से ये रूट्स जा रही हैं, ये रूट्स दलदल के अंदर डूबी हुई रहती है। ये हो गया दलदल, ये यहाँ तक ये कीचड़ में डूबी हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ है तो ऑक्सीजन पूरी निकल जाती है और जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। अगर जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो ये पौधा मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए ऐसी परिस्थिति में जड़ें दलदल से ऊपर आ जाती हैं, कीचड़ से ऊपर आ जाती हैं इस तरीके से, और एक पेग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, खूंटी जैसा उभार बनाती हैं। कई जगहों पर ये इस तरीके से पाया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे एयर अंदर जाती है और यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को निमेटोफोर बोलते हैं, निमेटोफोर। तो ये इनका स्पेशल फंक्शन हो गया, जैसे कि राइजोफोरा के केस में। ये हो गया हमारा राइजोफोरा का प्लांट। आगे बात करेंगे स्टेम की। स्टेम पौधे का वो हिस्सा है जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि जो लाइट की ओर मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं स्टेम। रूट हमेशा ही अंधेरे की ओर जाती है, यानी रूट हमेशा ही जमीन की ओर मूवमेंट करती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। लेकिन स्टेम हमेशा ही नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। हमेशा ही पौधा लाइट की ओर बढ़ता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पौधा हमेशा, ये स्टेम हमेशा ही जमीन के ऊपर ग्रो करता है और जड़ें हमेशा जमीन के नीचे ग्रो करती हैं। स्टेम में दो मुख्य चीज़ें होंगी जिससे इसकी पहचान की जाती है। पहला, स्टेम में नोड्स होंगे और इंटरनोड होंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि स्टेम में बड्स पाई जाएंगी, जिनको कि या तो एक्सिलरी बड्स बोलते हैं या टर्मिनल बड्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये सॉइल है और ये हमारा कोई पौधा जा रहा है, इस तरीके से इसमें ये ब्रांचेज आ गई, ये ब्रांचेज जा रही हैं ऐसे करके, इस प्रकार से ऐसे ये जा रही हैं ऐसे करके, और ये यहाँ पे बड हो गई, ये ग्रोइंग रीजन है और ये हो गई बड। इसको बोलेंगे हम एपिकल बड। एपिकल बड, यही बड ग्रो करती रहती है, पत्तियां बनाती रहती है और पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। दूसरी चीज, एक दूसरे प्रकार की बड होगी जो कि एक्सिस से निकलेगी, इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये यहां से बड्स निकल रही हैं, ये वाली ऐसे करके, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड।
तो स्टेम वो पार्ट है जिसमें कि बड्स पाई जाएंगी। बड दो तरीके की हो सकती हैं, एपिकल बड हो सकती है और एक्सिलरी बड हो सकती है। इसके अलावा स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स भी पाए जाएंगे। नोड्स मतलब ये है नोड जहां से ब्रांचेस निकल रही हो, ये नोड है, ये भी एक नोड है, ये यहां से ब्रांचेस निकल रही हैं। नोड से ही लीव्स भी निकलती हैं। दो नोड्स के बीच का रीजन इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो ये रीजन जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं ये हो गया नोड, और ये भी हो गया नोड, ये भी हो गया एक नोड, और इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा इंटरनोड। इंटरनोड कुछ इस तरीके से स्टेम का स्ट्रक्चर होता है। स्टेम को पहचाना जाता है नोड्स और इंटरनोड की प्रेजेंस से, और दूसरा इसमें बड्स की प्रेजेंस से। स्टेम का मुख्य काम रूट्स से एब्जॉर्ब होने वाले पानी को, जैसे ये रूट है और ये रूट जो भी वाटर मिनरल जो कुछ भी एब्जॉर्ब होता है वो ऊपर शूट को पहुंचाता है। तो ये काम स्टेम का होता है। दूसरा, स्टेम अगर प्लांट इरेक्ट है तो उसमें पौधे को सीधा खड़ा रखने का काम करता है, जिससे कि पौधे को सफिशिएंट लाइट मिल सके। अगर ये क्लाइंबर है तो किसी के ऊपर चढ़ करके टेंड्रिल की मदद से ये पौधे को सीधा रखने का प्रयास करता है, जिससे कि इसको लाइट मिल सके। रूट की तरीके से ही शूट भी अपने आप को अलग अलग काम करने के लिए मॉडिफाई करता है। अब देखते हैं कि स्टेम के मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। स्टेम अपने आप को किस प्रकार से मॉडिफाई करता है। स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम अपने आप को कुछ कारणों से मॉडिफाई करते हैं, और ये कारण क्या है। पहला है स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना या दूसरे सब्सटेंसेस को स्टोर करने की वजह से फ्लैशी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और इनका शेप बदल जाता है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, ये सब स्टोरेज की वजह से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। दूसरी चीज़ है सपोर्ट। इसमें कुकुम्बर या पंपकिन में निकलने वाले टेंड्रिल इसका उदाहरण हो सकते हैं। जैसे इसमें हमने बताया था कि ये बर्ड्स होती हैं, एपिकल बर्ड है और ये एक्सिलरी बर्ड है। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो जाएगी और एक्सिलरी बर्ड इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इसको बोलते हैं टेंड्रिल, जैसे कद्दू में पाया जाता है, ये हो गया टेंड्रिल। ये टेंड्रिल किसी पौधे को, आसपास के पौधे को या किसी भी बेस को पकड़ लेती है और स्टेम को उसके ऊपर चलाती है। तो ये है टेंड्रिल। टेंड्रिल का काम होता है सपोर्ट देना। यही एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर के इस तरीके से ऐसे एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर बना सकती है, जैसे कि बोगनविलिया में होता है। ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन देता है। ये तो ऑक्सिलरी बर्ड के दो मॉडिफिकेशन हो गए, एक तो हो गया टेंड्रिल और दूसरा हो गया थ्रॉन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन में थ्रॉन्स इन बोगनविलिया। बोगनविलिया में कांटे होते हैं, और जो कि मॉडिफिकेशन होता है एक्सिलरी बर्ड का। तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब हो गया कि स्टेम रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारी हो गई दूब घास का, ये स्टेम हो गया, ये नोड हो गई। इन्हीं नोड से रूट निकलती हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से ये जो रूट निकल रही हैं, और इस तरीके से ये इसमें पत्तियां होती हैं।
ठीक, ये मान लेते हैं दूब घास है। अगर ये स्टेम बीच में से कट जाता है, इस तरीके से कट जाता है, तो ये दोनों पार्ट अपना इस तरीके से अलग अलग पौधा बना लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अच्छा, अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगला एग्जाम्पल हम गन्ने का ले सकते हैं। गन्ने में ये गन्ना है और ये नोड है, नोड के ऊपर इस तरीके से बड्स होती हैं। इन्हीं टुकड़ों को काट करके बोया जाता है इस तरीके से, और हर एक टुकड़ा एक नया गन्ना बना देता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैस्मिन का। मान लो ये जैस्मिन का पौधा है, इस प्रकार से एक जैस्मिन का ये पौधा है, ठीक, और ये हो गई इसकी इस प्रकार से सॉइल है, ये सॉइल लेयर है, और ये पौधा है, और ये चली गई इसकी रूट। तो क्या होगा कि यहाँ से नीचे स्टेम से ब्रांच निकलेगी, ज़मीन में टच करेगी, और फिर उसके बाद ये ऊपर की ओर चली जाएगी यहाँ से। और जहाँ से हिस्सा जैस्मिन का वो हिस्सा जो कि इससे सॉइल से टच कर रहा है, यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाता है तो एक नया पौधा बन जाता है। ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है। एक और मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें तना अपने आप को मॉडिफाई करता है और फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि तना अपने आप को मॉडिफाई करता है और पत्ती का काम करने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है नागफनी या ओपनशिया। तो ये है नागफनी का पौधा, इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके ये नागफनी है, और ये हमारी मान लो सॉइल हो गई, और इस तरीके से यहाँ से ये नागफनी का पौधा हो गया। और ये यहाँ से इसके नागफनी का पौधा क्योंकि पाया जाता है सूखे इलाकों में, रेगिस्तान वगैरह में पाया जाता है, तो पत्तियाँ मॉडिफाई हो जाती हैं कांटों में। ये जो है कांटे, ये सब लीव्स हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये तना है, लेकिन ये तना फ्लैशी हो जाता है और अपने अंदर पानी भी स्टोर किए रहता है, हरा होता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। तो इस प्रकार से पौधे में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि पौधे के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। आगे बात करेंगे लीव्स की।